बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। इससे पहले कि मैं रूटीन की ख़बरों की तरफ जाऊँ, सबसे पहले एक अफसोसनाक वाक़या है। सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान साहब, ये साबिक़ सेनेटर हैं, माजी में सेनेटर रहे हैं, जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक़ है, खैबर पख्तूनख्वा में अहम ओहदों के ऊपर भी रहे हैं। और आप इन्हें फ़लस्तीन के हवाले से जो आवाज़ उठाते हैं उस हवाले से भी जानते हैं। सेव गाज़ा की इन्होंने एक तहरीक भी चलाई पाकिस्तान में बड़ी ज़ोरदार तरीके से। उनके भाई का इंतकाल हो गया है और शकील अहमद ख़ान साहब जो हैं, मैं उन्हें ये तो नहीं कहूँगा कि इंतकाल हो गया, वो शहीद हो गए हैं। वजह यह है कि उनके घर के साथ लड़ाई हो रही थी और वो बीच बचाव करवाने के लिए गए। वहाँ पे एक कत्ल हो गया और वो कोशिश कर रहे थे कि लड़ाई को रोका जाए, लेकिन फिर जो कातिल था उसने मज़ीद फायरिंग की और इनको भी शहीद कर दिया। अब शकील अहमद ख़ान साहब का नमाज जनाजा आज दोपहर 3 बजे है। सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब के लिए बड़ी दुख की घड़ी है, वो बहुत तकलीफ़ में है और उन्होंने कहा कि उनके भाई उनके दस्तों बाजू थे और उनसे बड़ा प्यार था उन्हें। 3 बजे नमाज जनाजा है आज दिन के वक्त। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और सारी फैमिली को सब्र अता फरमाए, आमीन। अब नाज़रीन आ जाएँ दूसरी जो रूटीन की खबरें उनकी तरफ। तो सबसे पहली खबर यह है कि अमेरिका ने जो दावा किया, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक जो है वो एक बल्डोज़र की तरह काम किया है। वो जिस तरफ मुँह करते हैं उस तरफ वो अपनी मनमानी करवा देते हैं। अभी उन्होंने टैरिफ्स का जिक्र किया, यूरोप को मुसीबत में डाल दिया, इंडिया को मुसीबत में डाल दिया। उससे पहले उन्होंने इसराइल की जंगबंदी करवाई, फिर गज़ा के हवाले से उन्होंने एक नया फार्मूला दे दिया। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सदर बनने के बाद 1-1.5 महीने में इतना कुछ किया है और इतनी तेज़ी से बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर चीज़ों के साथ छेड़छाड़ की है कि वो हर तरफ कम से कम डिस्कस हो रहे हैं। और अभी जो यूक्रेन के सदर के साथ उन्होंने किया और उसके बाद जो रशिया को उन्होंने वार्निंग दी कि फटाफट मामला सुलह की तरफ लेकर जाओ। क्योंकि देखें कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे यूक्रेन को जब बहुत ज़्यादा असला और सपोर्ट मिल रही थी तो वो कुछ रशिया के जो क्लेम वाले इलाके उनमें दाखिल हो गया। अब जब वो सपोर्ट ख़त्म हुई है तो रूसी फौजियों ने बहुत बड़ी तादाद में जो यूक्रेनी फौजी हैं उनको घेरे में भी ले लिया है। वहाँ एक बहरान पैदा हो सकता है या बड़ा कत्लेआम भी हो सकता है और सप्लाई लाइन भी कट गई है। तो वहाँ जो कशमकश चल रही है, अगर आपकी दिलचस्पी होगी मैं आपके कमेंट्स देख लूँगा तो उसकी सारी मैं मंजरकशी कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कि एक्चुअली इस वक्त रशिया और यूक्रेन की लड़ाई कहाँ तक पहुँची है, किसका कितना नुकसान हुआ है, कौन कहाँ खड़ा है और कौन ये जंग जीत रहा है। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर भी जल्द अज जल्द सुलह करवाने के लिए दोनों फ्री कैन के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। अब उन्होंने ईरान को एक लेटर लिख दिया, आयतुल्लाह ख़ामेनी को, और उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ लिखा जनाब के न्यूक्लियर डील चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब और ईरान के साथ मामला ठीक करना चाहते हैं। उन्होंने ईरानियों को अजीम लोग भी करार दिया। कोई जंग वंग नहीं करनी, हम इसके साथ एक नतीजा खेज डील करेंगे। इस पे जो है वो ईरान का जो जवाब आया, वो जवाब मेरे ख्याल में एक्सपेक्टेड नहीं था। अमेरिका के लिए बड़ा सख्त जवाब आया है ईरान की जानिब से। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने कहा कि ईरान बदमाशी करने वाले ममालिक के मुतालबात तस्लीम नहीं करेगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा उसके रद्द-ए-अमल के तौर पे ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि बदमाशी करने वाले कुछ ममालिक मसाइल हल करने नहीं बल्कि अपने मुतालबात मनवाने के लिए बातचीत पर जोर देते हैं। उन्होंने कहा कि ईरान ऐसे ममालिक के मुतालबात कतई तस्लीम नहीं करेगा और अपने मिसाइल प्रोग्राम के खात्मे के मुतालबात भी तस्लीम नहीं करेगा। अब यह है जी डोनाल्ड ट्रंप के ख़त का जवाब। अगर कोई अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी रखे और कोई मुल्क आजकल के दौर में भी चाहे कि वो इंडिपेंडेंटली अपनी ज़िंदगी गुजारे और अपने तरीके से अपने आप को मजबूत रखे, तो देखें वो अमेरिका को ऐसे जवाब भी दे सकता है। पाकिस्तान कभी सोच भी नहीं सकता, क्योंकि ईरान के अंदर एक पूरा सिस्टम है और वो एक सिस्टम के तहत चल रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो यरगमाल है। लिहाजा पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट जो फैसला करती है वही होता है और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में रहती है। और उसी कंट्रोल की वजह से हमने अपने आसपास जितने भी हमसाए हैं सबसे ताल्लुकात ख़राब किए हुए हैं। इंडिया के साथ आपके ताल्लुकात ठीक नहीं, ईरान के साथ आपके ताल्लुकात ठीक नहीं, चाइना के साथ आपके ताल्लुकात ठीक हैं, लेकिन उसके अंदर भी कभी नरमी कभी गर्मी होती रहती है, वो भी आपसे नाराज़ ही रहता है। फिर इस तरह आपके अफ़गानिस्तान और ईरान के साथ ताल्लुकात हैं। तो खित्ते में जितने भी ममालिक हैं, आपके आसपास जो दूसरे मुल्क हैं, मिसाल के तौर पे ओमान और यूएई, उन्होंने आपके लोगों के वीज़े बंद कर दिए, वो पाकिस्तानियों को आने नहीं दे रहे। तो पाकिस्तान के दोस्त जो हैं खित्ते में वो कम होते जा रहे हैं।
पाकिस्तान को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और ईरान जो है उन्होंने भी बहुत सारे अफगानियों को वापस भेजा है जिनको उन्होंने पनाह दी थी जंग के दौरान। अब पाकिस्तान भी वापस भेजना चाहता है। देखें, पाकिस्तानियों ने जो अफगानी महाजरीन आए थे, पहले जब जहाज शुरू हुआ था, उसके बाद जब जंग शुरू हुई, उसके बाद जब नेटो ने हमला किया, तो बहुत बड़ी तादाद में 40 लाख के करीब बताए जाते हैं, बाज़ लोग कहते हैं इससे भी ज़्यादा थे। तो ये अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान में आए थे और पाकिस्तान इनको ठीक तरीके से मैनेज नहीं कर पाया। हालांकि पाकिस्तान अच्छी खासी रकम भी लेता रहा, डॉलर्स मिलते रहे पाकिस्तान को इसके एवज, और सपोर्ट फंड मिलता रहा, लेकिन पाकिस्तान ने ठीक से मैनेज नहीं किया और इन लोगों को इनके हाल पर छोड़ दिया। ये लोग शहरों में चले गए, बड़े शहरों के अंदर जाके इन्होंने कारोबार शुरू कर दिया, घर बना लिए, शादियां कर ली, ये मामला भी हुए। अब ये अफगानी जो है इनको वापस भेजने का टाइम आया। होता तो ये है कि जब मुहाजिरीन आते हैं तो उनको मुहाजिरीन के कैंपों में रखा जाता है और उस वक्त तक के लिए रखा जाता है जब तक के लिए हालात नॉर्मल ना हो जाए। हालात नॉर्मल होते हैं तो वो वापस जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने ज़बरदस्त किस्म की मेहमान नवाजी की है, ये तो बात ठीक है। पाकिस्तानियों ने अफगानियों के साथ अच्छा वक्त गुजारा है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि अब जब उन्हें वापस भेजा जा रहा है तो पाकिस्तान इस मामले को भी कैश नहीं करवा सका। नालायकी और नकम्मेपन की इंतहा यह है कि इतनी दहाइयों तक लाखों लोगों की आपने मेहमान नवाजी की है और जाते हुए भी वो बदमज़गी के साथ जा रहे हैं, या दूध में मेंगने डालने वाला हिसाब हो रहा है, या वो आपको बदवाएं देते हुए जा रहे हैं, या नफरत लेकर जा रहे हैं, तो ये आपकी खारजा पॉलिसी की और दाखिला पॉलिसी की एक बदतरीन नाकामी है। होना तो ये चाहिए था कि वो आपका शुक्रिया अदा करके जाते और एक अच्छे जेस्टर के साथ जाते, लेकिन पाकिस्तान अपनी किसी भी काविश को कभी कैश नहीं कर सका। इतने सारे मुहाजिरीन को इतने सालों तक पाकिस्तान में रखा है, इनको तकारीब करनी चाहिए थी, वहां से वुज़रा को बुलाना चाहिए था, यहां से लोग बैठने चाहिए थे, तकरीब के अंदर ये बात होनी चाहिए थी कि जी हम शुक्रिया अदा करते हैं पाकिस्तान का कि इतनी दहाइयों तक या इतनी नस्लों तक आपने हमारी मेज़बानी की, हमारा यहाँ पे वक्त बहुत अच्छा गुजरा और हम पाकिस्तान के मशकूर रहेंगे। होना तो ये चाहिए था, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान को तरीके से चीज़ें करनी होती है ना, मैनेज करके, बातचीत करके। हर चीज़ डंडे के साथ तो नहीं होती। अब मसला यह है कि यही चीज़ें अगर सियासतदान कर रहे होते, यानी फजल रहमान साहब को आप ये मामला देते या किसी सियासी जमात को देते, पीटीआई को दे देते या किसी और सियासी जमात को, इवन पीपल्स पार्टी को दे देते, तो वो इस मसले को सियासी तरीके से हल करते और इसमें से एप्रिसिएशन भी निकालते। बदकिस्मती से हर मसला जो है वो एस्टेब्लिशमेंट देखती है, तो एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में बंदूक और पैर में बूट है। वो तो डंडे के साथ ही हर मसले को हल करते हैं। नहीं, जिसके हाथ में थोड़ा होता है ना, उसको हर मसला कील ही नजर आता है। यानी वो देखता रहता है, कील यहां पे नजर आया, ठक करके ठोक देता है, ये भी नहीं सोचता क्यों ठोकना है। तो एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में तो हथौड़ा होता है। तो हमें बजाय इसके कि हम इसमें एप्रिसिएशन लेते दुनिया की, अफगानिस्तान की, उल्टा इसके अंदर भी हम जो है वो मुखालफतें ही समेटते रहे हैं। नादरीन, एहसन इकबाल साहब के साथ जब से सानिया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हुआ है, वो को बैकी बैकी बातें कर रहे हैं। उनकी एक और बैकी बैकी बात सामने आई, पहले वो बात आपके साथ शेयर करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि उन्होंने ये क्यों कह दिया और इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है। एहसन इकबाल साहब ने कहा कि जी इमरान खान को छोड़ना है तो जेल में तमाम जेब कतरों को भी माफ़ी दे दें। तो एहसन इकबाल साहब, जितने नेशनल लेवल के जेब कतरे हैं उन सबको तो माफ़ी दे दी गई। आप मुझे बताएं किससे अरबों रुपया वसूल किया गया? इस मुल्क में सिरे महल बन गए, जो लंदन अपार्टमेंट्स बन गए, किसी ने आज तक मनी ट्रेल नहीं दी, किसी ने आज तक जवाब नहीं दिया। अरबों रुपए की लूटमार की गई इस मुल्क के अंदर, चपड़ासियों के अकाउंटों से अरबों रुपए निकल गए, किसी ने आज तक जवाब नहीं दिया। जितने लोगों ने कौम की जेब काटी है वो तमाम लोग तो बाहर फिर रहे हैं, तमाम जेब कतरे तो छोड़ दिए गए हैं। इमरान खान को तो कौम 50 साल से जानती है और सब लोग ये जानते हैं कि करप्शन उसका मसला ही नहीं है, ना वो करप्ट है ना वो बेईमान है, ये उसका मसला ही नहीं है पैसा और दौलत। उसने तो यहां पे कुछ ऐसा बनाया भी नहीं, और जो कुछ बनाया वो भी वो शौकत खानम को देकर जा रहा है, अपने फलाई इदारों को देकर जा रहा है। यानी उसने अपने बच्चों के लिए तो जायदाद नहीं बनाई है, अपनी बहनों के लिए या किसी के लिए छोड़कर तो नहीं जा रहा। इमरान खान साहब ने तो बाकायदा लिख कर दी है वसीयत अपनी कि मेरे बाद ये सारा कुछ जो है वो चैरिटी कर दिया जाए। तो यहां तो लोगों ने बहुत पैसा बटोरा, बहुत पैसा खाया। इमरान खान को तो कौम जानती है, वो तो लुटेरा नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा है उन्होंने NRO 1 भी किया, फिर उन्होंने NRO 2 भी किया, और इवन जो कवानीन उनको पकड़ने के लिए बने थे वो कवानीन भी उन्होंने इक्तदार को छीनने के बाद बदल दिए। और अफसोस वाली बात यह है कि इस मामले में एस्टेब्लिशमेंट ने उनकी भरपूर मदद की है, बहुत ज़्यादा मदद की है।
नादरीन, नजम सेठी साहब का एक दावा सामने आया। ये दावा पहले मैं आपके सामने रख देता हूं और फिर इसकी हकीकत भी आपको बता देते हैं। नजम सेठी साहब कहते हैं जी, एस्टेब्लिशमेंट को शहबाज हुकूमत से टेक्नोक्रेटिक कारकर्दगी नहीं चाहिए, यानी काम करें या ना करें, भाड़ में जाएं, कुछ नहीं चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट को शहबाज हुकूमत से कुछ नहीं चाहिए, कारकर्दगी नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए क्या? एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि पीटीआई को काटो, पीटीआई को तोड़ो, कमजोर करो, पीटीआई के खिलाफ प्रोपेगेंडा करो, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाओ, कंफ्यूजन पैदा करो, थोड़ा डंडा चलाओ, थोड़ा पैसा चलाओ। ये नजम सेठी साहब का स्टेटमेंट है। देखिए क्यों वो बिला वजह ये बात नहीं कर रहे। नजम सेठी साहब से आप 100 इख्तलाफ करें, लेकिन ये बात ठीक है। मसला ये है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अपने लिए सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समझती है अब। यानी वो पीडीएम को अपने लिए इतना बड़ा खतरा नहीं समझती, उनके ऊपर वो गद्दारों के टैग लगा देते हैं। वो मारंग बलोच को अपने लिए बहुत बड़ा खतरा समझते हैं, लेकिन इतना बड़ा खतरा नहीं समझते, उनके ऊपर भी गद्दारों का टैग लगा देते हैं। वो एएनपी को अपने लिए खतरा नहीं समझते, एएनपी वैसे ही खत्म हो गई। फजलुर रहमान साहब को अपने लिए खतरा नहीं समझते, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएंगे तो फजलुर रहमान साहब के हाथ में क्या आएगा? पीएमएलएन जो मर्जी कर ले, पीपल्स पार्टी जो मर्जी कर ले, एंटी एस्टेब्लिशमेंट सोच जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर रहेगी, ये एस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा समझती रहेगी। उसकी वजह यह है कि ये है पाकिस्तान की मिडिल क्लास, ये है पाकिस्तान को चलाने वाले लोग, ये वो लोग हैं जो बाशऊर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और सिस्टम के अंदर हर जगह पे पेनिट्रेट करते हैं। इनके बगैर सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर सकता, और नहीं कर रहा। आप देख लें, इन्होंने सारी कोशिशें करके देख ली हैं, सिस्टम काम नहीं कर रहा। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एलिमिनेट कराना या इसको फारिग करना इस वक्त उनका सबसे बड़ा मिशन है। यहां बीबीसी की एक रिपोर्ट का मैं जिक्र जरूर करूंगा, बड़ा जबरदस्त उन्होंने काम किया है, और कुछ चीजें मैं आपके साथ वैसे भी शेयर कर देता हूं कि SIFC जो है वो ये क्यों बनाया गया और ये क्या कामयाब हुआ है या नाकाम हो गया। पहले जरा थोड़ा सा आप समझ लें कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल ये है जी FIFC। अब ये SIFC जब बनाया गया तो इसमें आर्मी चीफ भी और वजीर आजम भी है, ये दो मेन लोग हैं। इन्होंने फैसला किया कि पाकिस्तान में सरमायाकारी लेकर आनी है बहुत ज्यादा, और सरमायाकारी लाने के लिए हमने कोई फैसिलिटेशन पैदा करनी है, सहूलियात पैदा करनी है, बैरून मुल्क से जो सरमायाकार हैं वो सरमायाकारी पाकिस्तान में ला सकें। अब किन शोबों के अंदर सरमायाकारी लेकर आनी है वो शोबे इन्होंने शॉर्टलिस्ट कर लिए। अब ये 5 शोबे हैं, ज़राअत और लाइफ स्टॉक का है, मादनियात का है, तवानाई का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम का है, सनत व सियाहत और निजकारी का है। यानी इन चीज़ों के अंदर उन्होंने कहा जी कि हमने काम करना है, और इसके लिए इन्होंने 5 निजी कंपनियां भी बना दी। वो जो कंपनियां बनाई, हर कंपनी के ऊपर एक रिटायर्ड फौजी बिठा दिया, ऑफिसर, और अब ये SIFC काम करना शुरू हो गई। 5 कंपनियां बना दी, उनके ऊपर रिटायर्ड फौजी अफसरान बिठा दिए। दूसरी तरफ जो है वो हर सूबे का जो है वो वजीर आला बिठा दिया, वजीर आजम बिठा दिया, कुछ बंदे और हायर कर लिए, आर्मी चीफ उसके अंदर बैठ गए। तो काफ़ी कुछ जो है वो फौज के कंट्रोल में चला गया। अब इन चीज़ों के ऊपर इन्होंने काम करना था। कोशिश इन्होंने बड़ी की कि कुछ ना कुछ करके बैरूनी सरमायाकारी आ जाए, लेकिन सरमायाकारी आने के बजाय जो पाकिस्तान के अंदर लोग काम कर रहे थे वो नाराज होना शुरू हो गए। खासतौर पे सनत के मैदान में बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी SIFC बनने के बाद हमारी मुश्किलात में कमी नहीं हुई बल्कि इजाफा हो गया है। सियाहत के शोबे में जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर फौज ने बहुत सारे जो सरकारी होटल्स थे उनके ऊपर कंट्रोल ले लिया। अब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और उनके वजीर वापस मांग रहे हैं कि वापस करो, ये वापस नहीं करते। दूसरा जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं वो बहुत नाराज हैं, वो कह रहे हैं जी सियाहत के साथ हमारी रोजी रोटी है, इसके अंदर भी फौज आ गई है, और वो अपने सियाहत के सारे मराकज़ और चीज़ें बना रहे हैं कंट्रोल करके, और वहाँ पे कब्जा हो रहा है, उनका ये कहना है। वो भी नाराज़ हैं। ज़राअत के अंदर जब इन्होंने काम शुरू किया तो ये चोलिस्तान की तरफ चले गए। वहाँ पे अब ग्रेटर थल कैनाल, जो मौजूदा थल कैनाल की रीमॉडलिंग की जा रही है, जलालपुर कैनाल और ग्रेटर चोलिस्तान कैनाल, अब ये नहरें निकाली जा रही हैं पंजाब के अंदर। ये चोलिस्तान का इलाका, रेगिस्तान का। अब वहाँ पानी कहाँ से जाएगा? दावा तो ये किया गया इरसा की जानिब से कि पंजाब का पानी वहाँ पर जाएगा, लेकिन पंजाब में पहले ही पानी पूरा नहीं होता, तो ये पानी कहां से आएगा? सिंध के लोग सरापा एहतजाज हैं, वो ये कह रहे हैं जी हमारा पानी बंद कर देंगे। अच्छा, अब ये वो काम है जो फौज कर रही है। क्या बैरूनी इन्वेस्टमेंट आई? सवाल ये पैदा होता है। तो एहसन इकबाल साहब ने यह दावा किया था कि $27 अरब की इन्वेस्टमेंट तो बस आ रही है।
ये जब हुकूमत आई तो उन्होंने कहा जी 27 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट, तो बड़ी काविशें की हैं शहबाज शरीफ ने और बड़ी काविशें की हैं आर्मी चीफ ने, और ये जो निजी कंपनियां बनी सारे रिटायर फौजी इसके अंदर रखे गए और बाकी जो सब लोग मिलकर इन्होंने बड़ी काविशें बड़ी कोशिशें की और की होंगी इन्होंने कोशिशें, ऐसा नहीं है कि नहीं किया होगा। मैं सीरियसली आपको बता रहा हूं कि शहबाज शरीफ साहब ने और आर्मी चीफ ने इन सब ने बड़ा जोर लगाया, बड़ी कोशिश की है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए। 27 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट का वादा भी हुआ लेकिन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आई नहीं। बीबीसी कहता है कि अब अपने एहसन इकबाल से रब्ता किया तो वो जवाब नहीं दे रहे सही तरह, वो बता नहीं रहे या बताने से कासिर है। तो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही, इसकी हकीकत पे गौर करना पड़ेगा, फिर इन्वेस्टमेंट आएगी। देखिए, ये रुकावटें दूर करने के लिए आए थे कि हमने तमाम रुकावटें दूर करनी है, लेकिन जो असल रुकावटें हैं उनको दूर नहीं किया गया। असल रुकावटें क्या है? लॉ एंड ऑर्डर। पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, दहशतगर्दी का मामला है, अमन अमान नहीं है पाकिस्तान में। एक और असल प्रॉब्लम यह है कि रूल ऑफ लॉ नहीं है पाकिस्तान में, कानून की कोई हुक्मरानी नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला चक्कर है, जो जिसका मर्जी पैसा खा जाता है। अदलिया आज़ाद है, अदलिया बिल्कुल आज़ाद नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद उसका बेड़ा गर्क कर दिया गया है। 5 पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान में है ही नहीं, आज़ादी शख्सी आज़ादियाँ ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर। नंबर 6, सियासी इस्तेहकाम है पाकिस्तान में, बिल्कुल नहीं है, कोई सियासी इस्तेहकाम नहीं है। पता नहीं है हुकूमत कब तक चलेगी, अवाम इसमें मानते ही नहीं है, अवाम को एतमाद ही नहीं है। माशी इस्तेहकाम, पाकिस्तान में मईशत के अंदर कहाँ इस्तेहकाम है? IMF रोज़ाना आके आपकी पॉलिसी बदल के चला जाता है, जब दिल करता है जितनी चाहते हैं वो आपकी पॉलिसी बदल देते हैं, हर चीज़ के अंदर वो मुदाखलत करते हैं। तो माशी इस्तेहकाम भी पाकिस्तान के अंदर नहीं है। और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, यानी करप्शन एक बहुत बड़ा फैक्टर है और पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर करप्शन का जो आलमी इंडेक्स है, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन की मिकदार में इजाफा हुआ है, पहले से ज़्यादा तनज़ली हुई है, पाकिस्तान की ज़्यादा करप्ट मुल्क बन गया पाकिस्तान करप्शन के नुक्ता नज़र से। तो SIFC को इन मामलात पे तवज्जो देनी थी और ये सारे मामलात जुड़े हैं सियासी इस्तेहकाम के साथ, और सियासी इस्तेहकाम का मामला जुड़ा है फ्री एंड फेयर इलेक्शन के साथ। तो जब तक धांधली ज़दा हुकूमत के ज़रिए से एक टोले को मुसल्लत करके रखा जाएगा इस हुकूमत के ऊपर या इस मुल्क के ऊपर, तो तब तक ये वाले मामलात हल नहीं होंगे। और जब तक ये वाले मामलात हल नहीं होंगे, आर्मी चीफ जितनी मर्जी मेहनत करें, शहबाज शरीफ जितनी मर्जी मेहनत करें, उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। आप जितना मर्जी जोर लगाते रहें, आप जोर लगाएंगे और काम होगा वो तब होगा जब मामलात पाकिस्तान के अंदर ठीक होंगे। कोई भी आदमी अपनी इन्वेस्टमेंट, लोग पाकिस्तान से पैसा लेकर बाहर जा रहे हैं, तो बाहर से पैसा लेकर पाकिस्तान में कौन आएगा? ये बड़ा सवाल है। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर साहब ने जो है वो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ को फौज के खाते में डाल दिया। उनका जनाब इंटरव्यू हो रहा था, उन्होंने बड़ी क्लियर एक बात की है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने, जनरल फैज़ कैडेट कॉलेज से लेकर जनरल बन गया और ISI का चीफ बन गया, अब हमारे खाते में आप उसको डाल रहे हैं, हम पे डाल रहे हैं उसे। ये तो फिर इदारे की नाकामी हुई कि उसको तरक्की देकर इस पोजीशन तक इदारा लेकर आया। अगर कोई शख्स इनफरादी तौर पर फैसला करता है तो इदारा क्यों मानता है? अगर कोई शख्स इनफरादी तौर पर फैसला करता है, जबरदस्त बात की उन्होंने, तो फिर इदारा क्यों मानता है? क्यों मानता है उसकी बात? अगर गलत बात है तो, अगर वो ठीक नहीं है तो क्यों मानते हैं? जनरल बाजवा को आर्मी चीफ हमने बनाया, ये भी सवाल उठाया। एक्सटेंशन तो इमरान खान साहब ने दी थी, लेकिन सारी जमातों ने मिलकर दी थी जनरल बाजवा को एक्सटेंशन। वैसे आर्मी चीफ आकर बैठ जाएं तो फिर उनका वापस जाने को दिल नहीं करता, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि क्या पख्तूनख्वा की अवाम ने वोट देकर बनाया था जनरल बाजवा को आर्मी चीफ? तो बाजवा साहब को आर्मी चीफ तो नवाज शरीफ ने बनाया था, दूसरी मरतबा आर्मी चीफ इमरान खान साहब ने उन्हें एक्सटेंशन दी। लेकिन नवाज शरीफ साहब का यह कहना था कि मैं बाजवा नूं 2 बारी आर्मी चीफ बनाया। ये मैंने सुनी है कहीं से बात, एक साहब ने एक क्लेम किया कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जनरल बाजवा को 2 मरतबा मैंने आर्मी चीफ बनाया, और जनरल बाजवा ने फिर साबित किया, जैसे उन्होंने नवाज शरीफ साहब की मदद की, जैसे उन्होंने पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन करवाया, उसके नतीजे में हुकूमत गिर गई और फिर नवाज शरीफ साहब के भाई को लाकर इक़्तिदार में बैठा दिया। नाज़रीन, एक खबर और है, और ये खबर है पंजाब से। खबर यह है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से 60 सफ़ात के तवील तरीन इश्तिहारात तो दिए गए, लेकिन अब असम्बली के अंदर यह इंकशाफ किया गया है कि सूबाई हुकूमत ने IMF के कहने के ऊपर 30,000 नौकरियों का पंजाब में खात्मा कर दिया। यानी करोड़ों के इश्तिहारात इन्होंने देने हैं, अरबों रुपया इन्होंने अपनी शक्लों के ऊपर लगाना है कि जनाब लोगों को हमारे मुंह दिखाओ, चाहे उन्हें पसंद है या नहीं है, लेकिन अवाम को नौकरियां नहीं देनी। लोगों से नौकरियां और उनके मुंह का निवाला इन्होंने छीन के तो अपने चेहरे लोगों को दिखाने हैं। लैट्रीनें तक इस खानदान ने नहीं छोड़ी, इस खानदान ने रेडियां तक नहीं छोड़ी, हर कार्ड के ऊपर, हर अखबार के ऊपर, हर जगह के ऊपर उन्होंने अपनी फोटो चिपका दी है।
और इनकी एहसास कमतरी जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रही। और इनके स्टेटमेंट चेक करें आप, बयानात बहुत अजीबोगरीब आते हैं इनके। ये ज़रा बयान सुने आप। बयान है जी, मरियम नवाज के आने से पहले खवातीन असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर तैनात नहीं की जाती थी। उस वक्त खवातीन की बड़ी तादाद बतौर एसी और डीसी मौजूद है, अब बना दी है मरियम नवाज ने, यानी पहले ये नहीं होता था। ये दावा किया इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने पंजाब की। जरा दावे की छोटी सी हकीकत आपके सामने रखता हूं, मैं दर्जनों नाम आपके सामने रख सकता हूं, लेकिन ये कितने बड़े झूठ और फ्रॉड हैं या इन्हें तारीख का पता ही नहीं है। बलूचिस्तान में पहली खातून डीसी जो लगाई गई थी, इनका नाम था आयशा जहरी और 2022 में इनको लगाया गया था। आज़ाद कश्मीर में 2013 में तहजीबुन निसा साहिबा को डीसी लगाया गया था। और डीसी विहाड़ी पंजाब में पहली मरतबा जब कोई खातून डीसी लगी थी, ये कह रही है पहले नहीं लगाई थी, तो ये बात है 90s की। 90 की दहाई में आरिफा सबूरी साहिबा को डीसी विहाड़ी लगाया गया था। ये कब की बात है देखिए आप, 90 की दहाई। और अब ये 30 साल के बाद मरियम नवाज के खाते में डाल रही हैं। अक्टूबर 2018 को लाहौर जो कैपिटल है पंजाब का, उसकी खातून डीसी लगाया गया सालेहा सईद को। ये अक्टूबर 2018 में सालेहा सईद नामी खातून है, ब्यूरोक्रेट है, उन्हें डीसी लाहौर लगाया गया। उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत थी। तो झूठ तो इनके मुंह से ऐसे निकलता है जैसे कि वो शायद सच है, उससे बड़ा सच कोई नहीं है। हैरत होती है मुझे वैसे सुन के। तो नाज़रीन, ये बोलते रहे झूठ, हम आपको हकाइक बताते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।